चलिए भाई, तो लास्ट लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नर्स इक्वेशन पढ़ रहे थे, है ना? अब मुझे बताइए, नर्स इक्वेशन क्या था, फॉर्मूला क्या था बताइए? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग क्यू है, था ना? अब बताइए, कैलकुलेशन करने के लिए 0.0591 का जगह में आप क्या यूज करते थे? 0.06। अब मुझे बताइए 0.06 किसके बदले में लिखा गया था? 2.303 आर टी डिवाइड बाई एफ का जगह में, है ना? और क्यू क्या होता है? रिएक्शन कोसेंट, जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है, ठीक है? अब इसकी चार एप्लीकेशन पढ़ाई गई थी। एक तो पहला एप्लीकेशन ये था कि सेल की पोटेंशियल निकालना। किसकी पोटेंशियल भाई? सेल की पोटेंशियल, ई सेल निकालना। अगर जब भी हमारे पास में मान लीजिए एक कैथोड है, एक एनोड है, और उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो बताइए उस सेल की पोटेंशियल नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा भाई? ई नॉट सेल। लेकिन जब उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी भाई? चेंज होगी, तो उस समय हम क्या निकालते हैं? ई सेल। तो मैंने क्या कल नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाया गया था, सेल की पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है। दूसरा, आधा बैटरी की पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है। ई आर पी कैसे कैलकुलेट करना है। अरे भाई देखिए, सबसे पहले अगर ई नोट सेल गिवन है, क्या गिवन है? ई नोट सेल। देखिए भाई, आपका पास ई नोट सेल गिवन है, तो ई सेल कैसे निकालना है ये बताया जा रहा था। अगर ई नोट आर पी गिवन है भाई, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालना है। और ई नोट ओपी गिवन है, तो ई ओपी कैसे निकालना है। क्लियर है ना भाई? ये सारी चीजें देख रहे थे। और लास्ट में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना सीखा था, एक फॉर्मूला भी लिखाया गया था, है ना? वही चार एप्लीकेशन है। और चार एप्लीकेशन है भाई, तो चार टाइप का क्वेश्चन बनेगा। और चार टाइप में मैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक आपको टाइप 1 का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन मैंने आपको कितना क्वेश्चन कराया था? दो। दो ही कराया था ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, ऐसा गिवन है। गिवन ई नॉट पी टी बी आर टू से बी आर माइनस 1.09 वोल्ट गिवन है। और निकालना क्या है आपको? ई सेल की वैल्यू। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। और थोड़ा सा एक क्वेश्चन को ध्यान भी दीजिएगा। पहले आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी हो गया होगा। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिए भाई। यहाँ में जो लिखा गया है, आप लोगों को मालूम होता है सॉल्ट ब्रिज का पहले क्या लिखा होता है भाई? एनोड। और एनोड में क्या ही होता है बताइए? ऑक्सीडेशन। और कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन। लेकिन आप यहाँ में देखेंगे तो यहाँ में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ही हो रहा है भाई। क्या ही हो रहा है बताइए? रिडक्शन। यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है और यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है। लेकिन आपको मालूम है तो एनोड में तो ऑक्सीडेशन होता है। तो याद रखेंगे भाई, जब भी क्वेश्चन हेलोजन पे आएगा, F2Cl2 Br2 पे आएगा, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही लिखा होता है। लेकिन आप जब भी रिएक्शन लिखेंगे तो आप समझेंगे कि एनोड में होगा क्या? ऑक्सीडेशन। भाई देखिए, यहाँ में रिडक्शन लिखा गया है। अगर मान लो ये रिएक्शन को हम उल्टा करके लिखते तो क्या हमको ऐसा लिखना पड़ता है भाई? और ये इलेक्ट्रोड को हम लोग सॉल्ट ब्रिज से दूर रखते हैं। इस इलेक्ट्रोड को सॉल्ट ब्रिज से दूर रखा जाता है। और भाई दूर रखा जाता है तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। लेकिन आप समझ लेना, यहाँ में लिखा है क्या भाई? रिडक्शन। लेकिन होगा क्या बताइए? ऑक्सीडेशन। रिप्रेजेंटेशन है ऐसा लिखा हो सकता है। क्लियर है ना भाई? याद रखेंगे, सॉल्ट ब्रिज का इधर में हमेशा एनोड होगा, वो ऑक्सीडेशन ही होता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, आपको यहाँ में क्या पोटेंशियल दिया है बताइए? 0 से -1 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। तो ये कौन सा पोटेंशियल है भाई? रिडक्शन पोटेंशियल है। और निकालना क्या है आपको बताइए? ई सेल। क्या निकालना है? ई सेल। अरे भाई ई सेल निकालना है तो ई सेल का फॉर्मूला क्या है बताइए? ई सेल का फॉर्मूला क्या है भाई? ई नॉट सेल
माइनस 0.06 डिवाइड बाई एन लॉग क्यू, तो क्या आपको ई नॉट सेल भी निकालना पड़ेगा, एन भी निकालना पड़ेगा और क्यू भी निकालना पड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग ई नॉट सेल निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? ई नॉट सेल। तो बताइए ई नॉट सेल क्या होता है? एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड। क्या होता है बताइए? एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड। एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड, होगा ना ऐसा? और बताइए कैथोड की वैल्यू क्या है? बताइए कैथोड पे क्या होगा? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितनी होता है भाई? 0। तो ये 0 हो जाएगा। और एनोड में क्या है भाई? ब्रोमीन। तो इनका क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन कौन सा पोटेंशियल यहाँ में लिखते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। और ये जो मेंशन किया गया है बताइए वो कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो वैल्यू क्या है? 1.09 वोल्ट, है ना भाई? तो बताइए ई नोट सेल की वैल्यू क्या आ गई? 1.09 वोल्ट। अरे भाई ई नोट सेल की वैल्यू तो ऐसी आ गई ना। तो क्या आपको अभी क्या लिखना पड़ेगा? एन भी लिखना पड़ेगा और क्यू भी लिखना पड़ेगा। अरे भाई एन भी लिखना होगा और क्यू भी लिखना होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी हम रिएक्शन लिखेंगे ना तो याद रखेंगे एनोड पे क्या होगा भाई? ध्यान दीजिएगा, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन लिखते समय में आपको ये लिखना पड़ेगा Br-1 Br2 में कन्वर्ट होगा। भाई लिखा यहाँ में ऐसे है, लेकिन एनोड में तो ऑक्सीडेशन होता है ना भाई, ऑक्सीडेशन होता है तो Br-Br2 में कन्वर्ट होगा। समझ पा रहे हैं ना? रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा लिखा होता है। हेलोजन का केस में केवल ऐसा लिखा होगा। तो जब भी क्वेश्चन में हेलोजन आ जाए थोड़ा सतर्क हो जाइएगा भाई। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो बताइए एनोड में तो ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा? तो बताइए यहाँ में ब्रोमीन 2 हो जाएगा और ऑक्सीडेशन है तो यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे भाई? क्योंकि इधर में टोटल चार्ज कितना है? -2, और इधर चार्ज कितना है? 0। तो कितना लिखना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। और बताइए कैथोड में क्या होगा भाई? बताइए कैथोड में क्या हो रहा है भाई? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? H2 में। और यहाँ से जब दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? फुल सेल रिएक्शन। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तो बताइए फुल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा? 2Br माइनस 2H प्लस गिव्स क्या हो जाएगा भाई? Br2 प्लस क्या हो जाएगा भाई? H2। और यहाँ में ये गैस है और Br2 लिक्विड है, ये एक्वस है और ये एक्वस है ना ऐसा? अब मुझे बताइए कितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहा है भाई? 2। तो n की वैल्यू तो 2 हो जाएगी। और Q क्या हो जाएगा बताइए? Q प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो बताइए यहाँ में लिक्विड को लिखना है क्या? नहीं। अरे भाई लिक्विड को लिखना है? नहीं। और यहाँ में क्या है भाई? गैस। तो क्या लिखेंगे इसका? प्रेशर। और यहाँ में क्या लिखा जाएगा बताइए? Br माइनस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू H प्लस आयन का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। क्या आप अगर समझ पा रहे होंगे तो? अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या? ऐसा क्या लास्ट में दिखाई दे रही है? एक बार कंफर्म कर लीजिए, यहाँ तक दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। अब आप थोड़ा सा सोचिए भाई, क्यू की वैल्यू तो यहाँ में आ गई है। अब बताइए प्रेशर ऑफ H2 कितना दिया था? हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है? 1। और बताइए Br माइनस का कंसंट्रेशन कितना है बताइए भाई? 0.01। तो क्या लिखा जाएगा भाई? 0.01 का स्क्वायर इंटू 0.01 का स्क्वायर, हो जाएगा ना ऐसा? अब इसी को सिंप्लीफाई करना है तो देखिए क्या हो जाएगा। Q की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/0.01 मल्टीप्लाई बाई 0.01। फिर यहाँ में क्या आ जाएगा भाई? 0.01 मल्टीप्लाई बाई 0.01। अब देखिए यहाँ में डिसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो क्या मतलब 2 2 4 2 6 2 8 10 की पावर 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे होंगे? तो जब 10 की पावर 8 से देखिए, जब हम 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए। तो देखिए यहाँ में हो जाएगा 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 8। तो ऊपर हो जाएगा 10 की पावर 8, नीचे हो जाएगा 1। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 10 टू द पावर 8। क्या आप समझ पा रहे होंगे? ठीक है। अब देखिए आपने एन भी निकाल लिया, क्यू भी निकाल लिया और ई नोट सेल भी निकाल लिया, तो आपका काम क्या है बताइए? वो फॉर्मूला में तो डाल देना है वैल्यू। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिएगा, इसके बाद यहाँ में लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ से बताइए ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है? ई नोट सेल की वैल्यू -1.09, 0.06 से डिवाइड बाई एन। एन का वैल्यू बताइए कितना है? 2 है। और लॉग कितना है भाई? क्यू। क्यू कितना आ गया भाई? 10 टू द पावर 8।
अब यहाँ से क्या आ जाएगा, -1.09 -0.06 डिवाइड बाई 2, और देखिए जब 8 बाहर आ जाएगा तो 8 log 10 बच जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1.09, 2 से 4 टाइम्स में कट सकता है, -0.06 मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि log 10 तो 1 होता है, -1.09 माइनस 0 पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, 24। तो बताइए ऐड करने से कितनी आ रही, कितना, 1.33, तो -1.33। देखिए आपको जब भी नर्स इक्वेशन लिखना है तो उसके लिए आपको ये सेल पोटेंशियल गैल्वेनिक सेल दिया जाता है, और उसमें आपको, अगर आप ऐसा सोचिए, काश अगर इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होता और इनका भी कंसंट्रेशन 1 मोलर होता, तो क्या मुझे ई सेल निकालना होता है या ई नॉट सेल निकालना होता है, ई नॉट सेल, तो फॉर्मूला इज एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। लेकिन कंसंट्रेशन तो चेंज हो गया भाई, तो क्या निकालना पड़ेगा, ई नॉट सेल तो निकाल सकते हैं, ई नॉट सेल से ई सेल निकालना पड़ेगा, और वही तो हमने कर रहे हैं भाई, ई सेल, और ई सेल निकालना है तो नर्स इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा। हुआ था कि नहीं, हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, Fe+2 aqueous Ag plus aqueous gives Fe+3 aqueous plus Ag solid. EMF of cell can be increased by क्या, ये मैं जब नर्स इक्वेशन पढ़ा रहा था, डेनियल सेल का एग्जांपल लेके क्वेश्चन भी कराया था कि सेल की ईएमएफ को बढ़ाना है तो किसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। अब देख लीजिए भाई और आंसर बताइए। अच्छा बताइए, पहले ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्या Fe+2 से +3 में जा रहा है, क्या Fe+2 का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सिल्वर का क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है। और सेल की पोटेंशियल, ई सेल की पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ सेल का मतलब ई सेल, अगर उसकी पोटेंशियल को बढ़ाना है तो उसकी पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, Fe+2 आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाना है कि Ag+ का बढ़ाना है कि Fe+3 का बढ़ाना है या दोनों का बढ़ाना है, कौन सा आंसर सही लग रहा है। तो बोथ, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, क्या आपको मालूम है ना, ऐसा जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो आप तो ऐसे लिखेंगे ना, ई सेल इक्वल टू क्या होता था भाई, ई नॉट सेल -0.06। अच्छा बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का चेंजेस आ रही हैं, आप अगर देखेंगे तो बताइए, 2 से 3 तो चेंज कितना का है, 1, और +1 से 0 चेंज कितना का है, 1, तो n तो वैल्यू 1 ही होगा ना भाई। और भाई दोनों में तो सेम चेंज आ रहा है ना, अगर एक में चेंज 2 का आता है, दूसरा में चेंज 3 का आता तो सुटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब दोनों में चेंज 1 का है तो उतना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा भाई, ठीक है। और बताइए यहाँ में क्या लिखते हैं, लॉग क्यू मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट में क्या है बताइए, Fe+3, और इसमें क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि ये सॉलिड है तो नहीं लिखना है, तो क्या हो जाएगा बताइए, Fe+2 और Ag+1, है ना। और मैं बोला था कि माइनस है तो प्लस करेंगे, और प्लस करेंगे क्या, जब इसको रिवर्स कर दिया जाएगा तो प्लस आ जाएगा। तो बताइए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल +0.06। अब यहाँ में देखिए क्या हो जाएगा, लॉग Fe+2 आयन का कंसंट्रेशन और Ag+ आयन का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई Fe+3 आयन का कंसंट्रेशन। तो आप मुझे बताइए, सेल का पोटेंशियल बढ़ाना है तो ये दोनों का कंसंट्रेशन को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, Fe+2 का भी और Ag+ का भी। तो इसलिए हमारा 1 और 2 होगा, मतलब करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। देखिए भाई अभी तक हम
क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 में एक ही टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, वो टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 क्या है कि गैल्वेनिक सेल दिया जाएगा, पूरा हमारा क्या होगा भाई, गैल्वेनिक सेल दिया जाएगा, कैथोड भी दिया जाएगा, एनोड भी दिया जाएगा, और उसकी सेल की पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। और सेल की पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ई नोट सेल निकाल लेना है, एन निकाल लेना है, क्यू निकाल लेना है, तो आप सेल की पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई, क्वेश्चन का टाइप को समझना है और सॉल्व कैसे करना है वो समझना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर मान लो वही सेल की पोटेंशियल को घटाना होता तो क्या करते हैं? अगर सेल की पोटेंशियल को डिक्रीज करना है तो किसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ता? Fe+3। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो सेल का पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ सेल कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्वेश्चन, calculate electrode potential, calculate electrode potential when copper electrode is dipped in calculate electrode potential when copper electrode is dipped in 0.1 molar copper sulfate solution CuSO4 solution at 25 डिग्री सेल्सियस। क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि हमारा एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन में किसको डिप किया गया है? बताइए, कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है। ठीक है, इफ स्टैंडर्ड, कंटिन्यू लिखे, इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu+2, ऐसा लिखे, इफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ copper+2 ऑब्लिक कॉपर इज 0.34 वोल्ट। ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान दीजिएगा भाई, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास में कॉपर सल्फेट है भाई। क्या है भाई? किसका सोल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। तो उसमें आपने किसको डिप किया है भाई? कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया है। किसको डिप किया है भाई? कॉपर को। आप मुझे बताइए, ये पूरा सेल है, आधा सेल है या पूरा सेल है भाई? हाफ सेल है। हाफ सेल है तो इसलिए ना टर्म लिखा है, पढ़ के देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या लिखा है भाई? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल नहीं निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब आधी बैटरी की वोल्टेज निकालनी है। क्या आप समझ पा रहे हैं? और आपको गिवन क्या है भाई? इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 0.34 वोल्ट, है ना। और बताइए इनका कंसंट्रेशन दिया है क्या? 0.1 मोलर। कंसंट्रेशन कितना है भाई? कंसंट्रेशन copper+2 का कितना है भाई? 0.1 मोलर। आप मुझे बताइए, अगर इनका कंसंट्रेशन 1 मोलर होता तो इसका आंसर तो वही है भाई, 0.34 वोल्ट। अरे भाई, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा तो क्या वो स्टैंडर्ड हो जाएगा? और कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 0.34। लेकिन इस समय कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, कंसंट्रेशन चेंज हो गया है। अब जब कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा तो आपका ई नोट सेल, ई नोट Cu+2 से Cu नहीं होगा, अब ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? ई सेल। मतलब निकालना क्या है भाई? देखिए, आपको टू फाइंड क्या करना है भाई? आपको ये क्या दिया है बताइए? रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ये ई नोट आरपी दिया है और निकालना क्या है? ई आरपी। क्या आप समझ पा रहे हैं? ई नोट आरपी दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, और निकालना सिर्फ क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। अरे भाई, ऐसा बताया गया था ना, अगर आधी ई नोट आरपी दिया है तो आरपी कैसे निकालेंगे? अरे भाई, जब ई नोट दिया है और आरपी निकालना है तो कौन सा इक्वेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा? नॉस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन भाई? नॉस इक्वेशन। तो आपको फाइंड करना है, वो यही करना है, ई आरपी। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे होगा? तो ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? कॉपर का तो रिडक्शन हो रहा है भाई, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में मेंशन क्या किया है? कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अरे भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है, जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है तो आपका दिमाग में ऐसा ख्याल चल रहा होगा ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, लेकिन रिडक्शन भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाए तो आपको हमेशा क्या ही मानना है भाई? रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब आप क्या कैलकुलेट करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। तो बताइए, कॉपर यहाँ में क्या करेगा भाई? कॉपर का तो रिडक्शन होगा,
अरे भाई होगा ना कॉपर का रिडक्शन। और इस समय इनकी कंसंट्रेशन कितनी है भाई 0.1 मोलर। और आप मुझे बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। और इसका ई नॉट की वैल्यू तो दिया ही है, तो बताइए हम लोग लिख सकते हैं ई आर पी। अरे भाई लिख सकते हैं ना इनका रिडक्शन पोटेंशियल ई आर पी इज इक्वल टू ई नॉट आर पी माइनस 0.06 डिवाइड बाई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 2 लॉग क्यू। क्यू क्या होता है भाई प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में तो सॉलिड है तो 1 हो जाएगा, और रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा भाई Cu+2 आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा ना ऐसा। और बताइए क्या ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो क्या लिख दिया जाएगा 0.34 माइनस 0. क्या हो जाएगा बताइए 3 हो जाएगा ना 0.03 लॉग। और यहाँ में क्या हो जाएगा भाई कॉपर का आयन का कंसंट्रेशन 0.1 है, आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 0.34 माइनस 0.03, यहाँ में हो जाएगा लॉग 10। और लॉग 10 की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो बताइए उनका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया 0.34 माइनस 0.03, तो क्या हो जाएगा भाई 0.31 वोल्ट। तो ये कॉपर का क्या है भाई रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड है क्या नहीं। क्या भाई आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं ना भाई। जब आपको ई नॉट आरपी दिया है तो आरपी कैसे निकालेंगे, लेकिन इसके पहले जो था वो क्या था पूरा सेल था, सेल का पोटेंशियल था ना। यहाँ में आधी बैटरी की पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं। जब भी आधी बैटरी की पोटेंशियल दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं ई नॉट ओपी से ई ओपी निकाल सकते हैं, और ई नॉट आरपी से ई आरपी निकाल सकते हैं। जब हमारा पूरा बैटरी दिया जाएगा तो आप ई नॉट सेल से ई सेल निकालेंगे। समझिए क्वेश्चन का टाइप, अभी तक हमने 1 to 4 क्वेश्चन करा है उसमें पूरा सेल था। अब ये जो क्वेश्चन किया गया है वो आधा सेल है, आधा सेल है, तो इसकी आपको रिडक्शन पोटेंशियल ऐसी कैलकुलेट करनी है, लेकिन इस्तेमाल क्या करेंगे भाई नास इक्वेशन। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे व्हेन ZnSO4 solution when ZnSO4 solution is diluted when ZnSO4 solution is diluted 10 times when ZnSO4 solution is diluted 10 times find change in potential find change in potential of फाइंड चेंज इन पोटेंशियल ऑफ Zn+2 से Zn। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या बोला है भाई, हम लोग का सोल्यूशन किसका है भाई ZnSO4 का। किसका है भाई ZnSO4 का। तो यहाँ में जिंक भी होगा और सल्फेट भी होगा, और यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि कौन सा इलेक्ट्रोड को डिप करना पड़ेगा जिंक को। और क्या बोला है कि जब जिंक इलेक्ट्रोड को व्हेन ZnSO4 सोल्यूशन इज डायलेटेड टू 10 टाइम्स, मतलब यहाँ में क्या किया गया है इसका डाइल्यूशन किया गया है 10 टाइम्स किया गया। आप मुझे बताइए जब भी अच्छा इसका क्या निकालना है भाई Zn+2 से Zn, मतलब आपको निकालना तो क्या ही है रिडक्शन ही तो निकालना है ना, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो आप मुझे बताइए ये रिएक्शन लिखा गया है भाई जिंक+2, क्या ये बताइए रिएक्शन ऐसा होगा। देखिए आप सोचिए काश इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होता, इसका Zn+2 का कंसंट्रेशन कितना होता है 1 मोलर, तो हमको निकालना क्या होता है भाई बताइए क्या निकालना होता है रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन कौन सा वाला भाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो हमको क्या निकालना पड़ता है भाई ई नॉट आरपी। अच्छा बताइए ये पूरी बैटरी है आधी बैटरी है, आधी बैटरी है, अरे भाई आधी बैटरी है तो आपको निकालना क्या पड़ेगा भाई ई आरपी। कहाँ से निकालते हैं ई नॉट आरपी से, क्लियर है ना भाई। अच्छा बताइए अगर इसकी कंसंट्रेशन तो 1 मोलर होती तो हम लोग ई नॉट आरपी निकालते हैं, और ई नॉट आरपी हम लोग क्या करते हैं भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख लेते हैं उसकी वैल्यू कितनी आती है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन अभी इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है भाई, कितनी मोलर है 0.1 मोलर। तो आप मुझे बताइए क्या निकालना पड़ेगा ई आरपी। अरे भाई क्या निकालना पड़ेगा ई आरपी, क्या आप समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए हमको ये तो निकालना नहीं है और ये निकालना है ई आरपी, और बताइए ई आरपी निकालना है तो कहाँ से निकाला जाएगा भाई नॉस इक्वेशन से। कहाँ से नॉस इक्वेशन। और बताइए नॉस इक्वेशन क्या होता है ई आरपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई ई नॉट आरपी माइनस 0.06 डिवाइड बाई कितना इलेक्ट्रॉन बताइए 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ में क्या होता है लॉग क्यू।
क्यू क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.1। क्या आप समझ पा रहे होंगे? तो बताइए यहाँ में ई आर पी जो होगा क्या होगा, ई आर पी वो क्या हो जाएगा भाई, ई नॉट आर पी माइनस 0.03, और यहाँ में हो जाएगा लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है बताइए? तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे भाई, आरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, किसका रिडक्शन पोटेंशियल भाई, जेड एन प्लस टू से जेड एन, और ये क्या हो जाता ई नॉट जेड एन प्लस टू से जेड एन माइनस 0.03, भाई लिख सकते थे ऐसा। तो आप मुझे बताइए इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका जेड एन प्लस टू से जेड एन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। और डिक्रीज कितना हो गया भाई, 0.03, मतलब इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, अगर इनकी कंसंट्रेशन भाई 1 मोलर होती तो ई नॉट आरपी की कुछ ना कुछ वैल्यू होती, लेकिन अगर कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है तो उनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। कितनी डिक्रीज हो जाएगी भाई, 0.03। अगर मान लो काश इसकी वैल्यू दिया होता तो वैल्यू डाल के तो आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा भाई, क्या होगा भाई, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज बाय 0.03, उनका रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा, कितना हो जाएगा भाई, 0.03। क्या आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन? ठीक है। अभी देखिए मैं बोल रहा था कि जो नर्स इक्वेशन होता है भाई उसमें 4 टाइप का कैलकुलेशन होता है, जिसमें मैं सेकेंड टाइप का कैलकुलेशन करा रहा हूँ, आधी बैटरी की वोल्टेज निकाल रहा हूँ, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्या भाई कॉपी हो गया होगा? देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ में क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, जिंक जेड एन प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है और एजी प्लस एजी में कन्वर्ट हो रहा है। अब मुझे बताइए क्या यहाँ में हम लोग क्या निकालना है, ईएमएफ, ईएमएफ मतलब ई सेल निकालना है, क्या निकालना है, ई सेल। अभी आधी बैटरी लिखी है, पूरी बैटरी लिखी है भाई, पूरी बैटरी लिखी है, तो पूरी बैटरी लिखी है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ई सेल। अरे भाई अब सोचो, आप ऐसे बोलिए कि थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? देखिए आपको निकालना है ई से ईएमएफ मतलब ई से निकालना है। आप सोचो अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होती और इनका भी कंसंट्रेशन 1 मोलर होता तो क्या मुझे ई सेल निकालना होता या ई नोट सेल निकालना होता? ए नोट सेल, और ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या है भाई, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। अगर ऐसा होता, दोनों का कंसंट्रेशन 1 मोलर होता तो डायरेक्टली हम ई सेल नहीं निकाल के ई नोट सेल निकालते, लेकिन यहाँ में क्या है भाई, बोल रहा है कि जेड एन प्लस टू का और एजी प्लस का डाइल्यूट किया गया है। डाइल्यूट कितना किया गया है भाई बताइए, 10 टाइम्स। अगर भाई उनको 10 टाइम्स डाइल्यूट करेंगे तो उनका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.1, 0.1। अरे भाई जब वॉल्यूम होगा 10 तो कंसंट्रेशन 1/10, अरे भाई 1/10 मतलब 0.1, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन बताइए कितनी हो जाएगी भाई, 1 मोलर तो नहीं है भाई, कितनी मोलर है, इनका भी 0.1 मोलर है और इनका भी 0.1 मोलर है। अब देखिए कंसंट्रेशन अलग अलग है भाई, तो बताइए 1 मोलर तो नहीं है ना, तो निकालना क्या पड़ेगा, ई सेल या ई नोट सेल, ई सेल। और भाई ई सेल निकालना है तो बताइए कैसे निकाला जाएगा, नॉस इक्वेशन, कैसे निकाला जाएगा, नॉस इक्वेशन। देखिए भाई नॉस इक्वेशन लिखते समय में आपको 3 बातें याद होनी चाहिए कि एन कितना होगा और क्यू कितना होगा और ई नोट सेल कैसा होगा, क्लियर है ना भाई? लेकिन यहाँ में इनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग तो ई नोट सेल नहीं निकाल सकते भाई, समझ पा रहे हैं क्या? नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाएंगे और देख लेंगे कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है और इनका रिडक्शन कितना पोटेंशियल है। अरे भाई ई नोट सेल निकालना तो आसान होता है, क्या आप समझ पा रहे हैं? आइए ध्यान दीजिए, पहले आपको बताना है ये रिएक्शन को लिखना है, क्या लिखना है, रिएक्शन। बताइए, पहले बताइए दोनों में चेंज कितना का है भाई, दोनों में चेंज
2 का चेंज है और यहाँ में चेंज कितना का है, 1 का चेंज है। तो बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि यहाँ में जो चेंज है भाई, यहाँ में जो चेंज है वो कितना का है, यहाँ में चेंज जो है 1 का, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तभी बताओ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब रिएक्शन लिखना है, देखिए देखिए जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अरे भाई जिंक होगा लेफ्ट साइड में, मतलब रिएक्टेंट में होगा, और Zn+2 कहाँ में होगा, प्रोडक्ट साइड में। अरे भाई ध्यान दीजिएगा, जिंक तो यहाँ में होगा, लेकिन Zn+2 कहाँ में होगा, प्रोडक्ट साइड में। और इनका Ag+ से Ag में जा रहा है भाई, सिल्वर का तो क्या हो रहा है, Ag+ का तो रिडक्शन होगा, तो Ag+ होगा रिएक्टेंट साइड में, और Ag क्या होगा भाई, प्रोडक्ट साइड में। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या, क्या यहाँ में ऐसे रिएक्शन लिखा जाएगा। और बताइए आप मल्टीप्लाई कर रहे थे 2 से, अरे भाई किसको मल्टीप्लाई किया था 2 से, Ag को, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, तो आपने तो ये फुल सेल रिएक्शन लिख दिया, क्या लिख दिया, फुल सेल रिएक्शन। और इस फुल सेल रिएक्शन में बताइए n की वैल्यू तो आपने बता दिया भाई 2 होगा, क्या होगा भाई 2। और रिएक्शन कोसेंट बताइए क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। और यहाँ में इनकी कंसंट्रेशन कितनी है भाई बता दीजिए, 0.1, और ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो Q की वैल्यू कितनी आ चुकी है भाई, 10। और निकालना क्या है, E से। बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, ई सेल इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाई एन की वैल्यू कितनी है बताइए, 2 लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। क्यू की वैल्यू तो आपने डायरेक्टली लिख दिया है भाई, कितना आ गया 10। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.03। इनका भी सेल का जो ईएमएफ होगा वो डिक्रीज होगा भाई कितना से, 0.03 से। क्या इसके पहले वाला में भी आंसर सेम आया था और इसमें भी आंसर सेम आएगा, तो दिमाग में ये बिल्कुल भी मत बैठाइए कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन का आंसर हमेशा 0.03 से डिक्रीज होगा। और भाई अगर डाटा ही चेंज हो जाएगा कंसंट्रेशन, तो वैल्यू तो अलग आएगी ना। तो याद रखेंगे कि इसका भी, इसका और इसके पहले वाला क्वेश्चन का आंसर सेम है। सारे क्वेश्चन का आंसर सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि इनका रिडक्शन पोटेंशियल होगा भाई, जो ईएमएफ ऑफ सेल होगा, ईएमएफ ऑफ सेल होगा और डिक्रीजेज बाय कितना भाई, 0.03, इतना से वो डिक्रीज हो जाएगा। अरे भाई इन दोनों का कंसंट्रेशन 1 मोलर होता तो उस समय उसकी वैल्यू सेल की पोटेंशियल ई नॉट सेल आती, लेकिन कंसंट्रेशन 0.0.1 0.1 है, तो उनका जो सेल का पोटेंशियल होगा वो इससे कितना डिक्रीज हो जाएगा, 0.03। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, calculate oxidation potential of hydrogen electrode dipped in a solution of, dipped in a solution of 10 की पावर -4 मोलर HCl, 10 की पावर -4 मोलर HCl। क्या बोल रहा है भाई, देखिए कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिप्ड इन ए सोल्यूशन ऑफ 10 की पावर -4 मोलर HCl। ध्यान दीजिएगा भाई, अब ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन शुरू हो रहा है यार, ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे। अरे भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मालूम है ना भाई, आप लोग पढ़े थे SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अरे भाई क्या यहाँ में प्लेटिनम वर्ड था, और यहाँ में प्लेटिनम, ये प्लेटिनम क्या था भाई, इसको हम लोग प्लेटिनम की एक स्ट्रिप थी जिसको कोट किया गया था प्लेटिनम ब्लैक से, और यहाँ में एक कांच की ट्यूब थी ना भाई, और ये कांच की ट्यूब थी, इसमें आप कंटिन्यूअसली क्या पास कर रहे थे, हाइड्रोजन गैस, लेकिन उसका प्रेशर कितना था भाई 1 atm, और यहाँ में क्या था भाई 1 मोलर HCl। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना भाई। तो बताइए यहाँ में सोल्यूशन में तो H+ होगा, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ में आ रहा था, तो हम लोग बोल रहे थे कि हाइड्रोजन किसके कंटेक्ट में आ गया, H+ के। अरे भाई प्रेशर है 1 atm और कंसंट्रेशन है 1 मोलर, तो इनकी वैल्यू क्या होती है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0। अरे भाई जब कंसंट्रेशन 1 मोलर है और प्रेशर 1 atm है, तो इनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0।
लेकिन अब क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, इसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया। अब बताइए इनकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई है, 10⁻⁻⁴ मोलर। बताओ क्या इस समय इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जीरो होगी क्या? नहीं भाई, कंसंट्रेशन ही चेंज हो गया। काश अगर इनका कंसंट्रेशन 1 मोलर होता तो वैल्यू तो जीरो आती, लेकिन अब यहाँ में क्या हो गया भाई, इनकी कंसंट्रेशन को ही चेंज किया गया है। प्रेशर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है तो आप क्या ही मानेंगे भाई, 1 एटीएम। देखिए अगर प्रेशर 1 एटीएम है और कंसंट्रेशन 1 मोलर है, प्रेशर 1 एटीएम है और कंसंट्रेशन 1 मोलर है। देखिए मैं आपको 3 केसेस बताया था भाई, प्रेशर 1 एटीएम, कंसंट्रेशन 1 मोलर, तो उस समय इनकी रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है। लेकिन मैंने बोला था कि अगर प्रेशर हो जाए 1 एटीएम और कोई भी कंसंट्रेशन हो जाए तो उस समय उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू निकाली गई थी और रिडक्शन पोटेंशियल की भी वैल्यू निकाली गई थी। अरे भाई जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो क्या था, 0.06 लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। फिर मैंने या तो आपको आप लोग ऐसे याद किए थे -0.06 इंटू पीएच, ऐसे याद किए थे। तो भाई यहाँ में कंसंट्रेशन कुछ भी है लेकिन प्रेशर तो 1 एटीएम है ना, तो आपको क्या निकालना है, ईओपी। क्या निकालना है, ईओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, ईओपी क्या हो जाएगा 0.06। आप ऐसे लिख सकते हैं ईओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 0.06। ये ईआरपी नहीं लिख रहे हैं, ईओपी, तो -0.06 लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। अरे भाई लिख सकते हैं ना। तो अब मुझे बताइए H प्लस आयन का कंसंट्रेशन उसमें कितना दिया था बताइए, HCl है, HCl का कंसंट्रेशन कितना है 10⁻⁴। जब ये डिसोसिएट होगा तो यहाँ से एक ही H देगा, तो H का भी कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10⁻⁴ होगा। तो आप यहाँ में डाल दीजिए, तो EOP की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी -0.06 लॉग H का जगह में 10⁻⁴ और 4 बाहर आ जाएगा। तो EOP की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई -0.06 मल्टीप्लाई बाई -4, क्योंकि लॉग 10 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो EOP का वैल्यू कितना आ गया भाई 0.24। नहीं तो आपको ये भी तो लिखा गया था ना आपकी EOP का जो वैल्यू होता है 0.06 pH होता है ना ऐसा। अगर आप मुझे बताइए H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁴ है, तो pH क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, यही तो होता है भाई, और माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। आप जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए भाई। तो देखेंगे यहाँ में, तो यहाँ में क्या हो जाएगा भाई माइनस H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻⁴, और ये बाहर आ जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी -4 लॉग 10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो 0.06 और पीएच की वैल्यू 4, तो 0.24 वोल्ट। ठीक है, तो आप जैसे ये कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। क्या आपको याद आ रहा है ना ऐसे पढ़ाया गया था? ठीक है, याद आना बहुत जरूरी है भाई। मान लो प्रेशर हमारा 1 एटीएम है, कंसंट्रेशन कुछ भी है, तो फॉर्मूला तो ये लिखा ही गया था। लेकिन अगर प्रेशर भी चेंज हो जाए, कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाए, तो आपको नस इक्वेशन लिख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी हो गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे भाई। अब मुझे बताइए यहाँ में क्या लिखा है भाई, H2 से इसको किसका जैसे यूज किया जा रहा है, H2 से H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। मतलब आपको कैलकुलेट क्या करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कैलकुलेट करना है भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है, मैं 2 तरीका से सॉल्व कराऊंगा। पहले अब मुझे बताइए इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है ना, तो मेथड 1 में आप क्या करेंगे, अभी तो आप एक फॉर्मूला पढ़े थे कि OEOP की जो वैल्यू होती है, अरे भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, आप मुझे बताइए अगर इनका कंसंट्रेशन 1 मोलर होता तो इनकी वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0। लेकिन अभी कंसंट्रेशन हमारा कितना है 10⁻⁻²। समझ पा रहे हैं ना। तो निकालना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फॉर्मूला इस क्या हो जाएगा -0.06 लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, होता है ना ऐसा।
तो बताइए क्या हो जाएगी, -0.06, और लॉग कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻²। क्योंकि अगर आप लोग अभी पीएच में थोड़ा अनकंफर्टेबल है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया जाएगा तो सारी दिक्कत आपकी डायरेक्टली आप पीएच से सॉल्व कर लेते हैं कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻² है, तो इसका पीएच 2 हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? चलिए कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला यूज करेंगे और -2 बाहर हो जाएगा तो log 10 बचेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 0.12। क्लियर है ना? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे? ध्यान दीजिए भाई, बाद में कॉपी करेंगे। लिखा है ऑक्सीडेशन, क्या लिखा है भाई, ऑक्सीडेशन। तो आप मुझे बताइए, ऑक्सीडेशन लिखा है तो बताइए H2 क्या करेगा, H2H प्लस में कन्वर्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। ये हमारा एक्वस में है और ये हमारा हाइड्रोजन गैस में है। इनकी प्रेशर कितनी है बताइए, 1 atm, और इनका कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻²। n की वैल्यू कितनी है बताइए, n की वैल्यू 2 है। अब बताइए आपको निकालना है EOP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, E0OP -0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग Q, Q मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा भाई, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ में देखो हाइड्रोजन क्या है भाई, गैस। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? अरे भाई लिखा जा सकता है ऐसा? हाँ। अब थोड़ा सा ध्यान दो, E0OP का मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अरे भाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन का होता कितना है? अरे भाई होता कितना है, 0। तो क्या लिखा जाएगा, 0 -0.03 लॉग, और बताइए H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा भाई, यहाँ में 10⁻⁻² का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाता, और इसका प्रेशर कितना है, 1 atm। तो वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, -0.03 लॉग 10⁻⁻4, और 4 को बाहर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, log 10, और वैल्यू इज क्या हो जाएगा, 0.12 वोल्ट। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान देना, अगर गलती से प्रेशर भी चेंज हो जाए, प्रेशर भी 2 atm हो जाए तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। अगर प्रेशर हमारा चेंज हो जाए तो फॉर्मूला ये लगाना है, और उस केस में यहाँ में पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को क्या डाल देना है, 2 atm। समझ पा रहे हैं ना? अगर प्रेशर भी चेंज है, कंसंट्रेशन भी चेंज है, तो फॉर्मूला नर्स इक्वेशन लगेगा। लेकिन प्रेशर तो चेंज है, प्रेशर सेम है और कंसंट्रेशन चेंज है, तो ये फॉर्मूला से काम हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर प्रेशर भी 1 atm, कंसंट्रेशन भी 1 atm, तो वैल्यू कितना, देखिए भाई मैं आपको जल्दी से 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ा दिया हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा कितना टाइप का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। पहला टाइप में क्या था कि हमारा क्या था भाई, गैल्वेनिक सेल था, पूरा सेल था, और उसकी पोटेंशियल निकाल रहे थे, उसकी पोटेंशियल निकाल रहे थे, मतलब ई सेल निकाल रहे थे। और ई सेल निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकाल रहे थे भाई, ई नोट से। ई नोट सेल से हम क्या निकाल रहे थे, ई से। जब कंसंट्रेशन 1 मोलर ना होके कुछ अलग हो जाए तो हम लोग निकालना पड़ेगा सेल की पोटेंशियल, ई से। फिर हमने क्या पढ़ा था भाई, आधा आधा बैटरी की वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर बैटरी ही हाफ है तो उसकी वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है ना भाई? तो वहां में हमने क्या देखा था, ई नोट ओपी से ई ओपी निकाले थे, और ई नोट आरपी से ई आरपी निकाल रहे थे। उसके बाद हमने क्या देखा, हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन। भाई ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 केसेस होते हैं। एक तो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कब होता है, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर है और प्रेशर भी 1 atm है, तो बन जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उस समय उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। सेकेंड केस इसमें, जब उसका प्रेशर 1 atm है, अरे भाई जब प्रेशर 1 atm है और कंसंट्रेशन कुछ भी है, उस समय उसका EOP का वैल्यू -0.06 लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, तो उस समय वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब कंसंट्रेशन 1 है, प्रेशर 1 है, तो नाम हो जाएगा, आगे में लग जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन जब हमारा प्रेशर है 1 atm, कंसंट्रेशन कुछ भी हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और उसकी पोटेंशियल का निकालने का ये फॉर्मूला है। ये EOP भी निकाल सकते हैं, ERP भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमारा प्रेशर भी अलग है और कंसंट्रेशन भी अलग है, तो उसके लिए आपको नर्स इक्वेशन लिख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या समझ पा रहे हैं भाई? क्या कितना 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ा दिया गया ना? चलिए नेक्स्ट।
हो गया कॉपी। देखिए निकालना क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या निकालना है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अब मुझे बताइए यहाँ में एक रिएक्शन लिखा गया है, और ये रिएक्शन में आपको निकालना क्या है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इधर समझा दूं भाई। लॉग और एलएन में जैसे मान लो लिखा है लॉग बी, यहाँ में पावर 10 होता है। लॉग का बेस कितना होता है भाई, 10। मान लो इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स। क्या है, एक्स। जैसे ln लिखा होता है ln 5, तो उसकी बेस कितनी होती है भाई, e। ln का बेस कितना होता है, e। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे यहाँ में क्या लिखा गया है, ln का बेस e होता है और log का बेस कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, ln का बेस e होता है और log का बेस 10 होता है। ठीक है, अभी इसको हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन में इसका यूज आएगा। अब यहाँ में ध्यान दीजिएगा, +2 से +3 में जा रहा है। बताइए ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें चेंज कितने के आएंगे भाई, 1 का आएगा। यहाँ में चेंज जो आएगा वो कितना का आएगा, 1। और +4 से +3 में जा रहा है, यहाँ में क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ में भी चेंज कितना का आएगा, 1 का। और यहाँ में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो चेंज कितना का आएगा, 1। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो एन की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अच्छा बताइए, जब भी लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो बताइए एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है भाई, ई सेल 0 हो जाता है या ई नॉट सेल 0 हो जाता है? जब भी इक्विलिब्रियम आता है तो क्या 0 हो जाता है, ई सेल। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, इसमें आपको सबसे पहले ई नॉट सेल भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बताइए ई नॉट सेल क्या होता है। ई नॉट सेल फॉर्मूला इज SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। होगा ना ऐसा? और बताइए यहाँ में कैथोड कौन बनेगा, जिसका रिडक्शन होता है भाई। रिडक्शन किसका हो रहा है, सीरियम का। तो C+4 से C में जा रहा है, ये होगा रिडक्शन। क्या आपको बताइए यहाँ में जो वैल्यू दिया है वो रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, +4 से +3 में रिडक्शन ही पोटेंशियल दिया है ना भाई ये। तो बताइए उसकी वैल्यू कितनी है, 1.45। और बताइए यहाँ में SRP ऑफ एनोड, एनोड में क्या है भाई, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Fe+2 से Fe+3। तो यहाँ में उसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, बताइए कितना है, 0.67। तो बताइए वैल्यू कितनी आती है, वैल्यू कितनी आती है, 0.78 वोल्ट। समझ पा रहे होंगे? अब थोड़ा सा यहाँ में ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग नर्स इक्वेशन लिखते हैं, जैसे लिखते हैं ई सेल इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाई एन लॉग क्यू, ऐसा लिखा जाता है ना भाई। तो क्या आप लोग जानते हैं एट इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 हो जाता है और क्यू का वैल्यू के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाता है। तो आपको मान लो डायरेक्टली फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या हो जाएगा, 0, और ई सेल क्या हो जाएगा भाई, 0। और यहाँ में Q का जगह में क्या लिखेंगे भाई, के इक्विलिब्रियम या KC लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए ये वैल्यू इधर आएगी तो ई नॉट सेल का वैल्यू क्या हो गया, ई नॉट सेल का वैल्यू 0.06 डिवाइड बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम हो जाएगा ना। या तो आपको डायरेक्टली याद है तो आप डाल सकते हैं वैल्यू। अब यहाँ में बताइए ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, बताइए ई नॉट सेल की वैल्यू 0.78 0.06 डिवाइड बाई एन, एन की वैल्यू कितनी है बताइए। अरे भाई दोनों में चेंज कितना का आ रहा है, 2 से 3 में चेंज 1 का, 4 से 3 में चेंज 1 का, तो कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 1। और बताइए यहाँ में क्या हो जाएगा, लॉग के इक्विलिब्रियम, और इसको वैल्यू को इधर डिवाइड करेंगे तो 0.78 डिवाइड बाई 0.06 इज इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम। तो बताइए लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना आता है भाई, 6 का टेबल में 78 आता है कि नहीं, कितना टाइम्स में, 13 टाइम्स। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है भाई, के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम जब इधर जाएगा देखो, क्योंकि लॉग है ना, तो वो हो जाएगा 10 की पावर 13। मैं आपको यही पढ़ा रहा था। देखिए इधर अगर मान लो हमारा क्या है भाई, लॉग एक्स और यहाँ में बेस 10 इज इक्वल टू बी है, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ में जो x की वैल्यू जो होती है, x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10 की पावर b हो जाती है। जैसे लॉग जब इधर लेंगे, एंटी लॉग लेंगे ना आप, तो ये जो x होगा वो 10 जो होगा, यहाँ में जो नंबर है ना भाई वो 10 की पावर में चला जाता है। समझ पा रहे हैं? जैसे एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ में अगर मान लो लिखा है लॉग y की वैल्यू 5 है, तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी, 10 की पावर 5।
समझ पा रहे हैं? लेकिन वही अगर मान लो ऐसा लिखा होता तो ln x की वैल्यू 5 है तो उसका बेस e हो जाता है ना। अब x की वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर 5, ठीक है, तो यहाँ में e हो जाएगा। क्या आप क्वेश्चन समझ पाए भाई? तो क्या ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 10 टू द पावर 30। तो ये फोर्थ एप्लीकेशन है जिसमें हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना होता है। अभी तक आप सोचिए, आपने 4 टाइप का क्वेश्चन पढ़ा है भाई, वो एकदम दिमाग में बैठना होना चाहिए कि 4 टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया गया, कौन कौन सा टाइप, कैसे टाइप का कौन सा अप्रोच करना है, ठीक है। जब भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो आप किसको जीरो कर देंगे, ई सेल को जीरो करेंगे, और ई सेल को जब जीरो करेंगे और क्यू का जगह में के इक्विलिब्रियम और वैल्यू डाल दीजिए तो आंसर तो निकल ही जाएगा, ठीक है। क्या हो गया होगा कॉपी, तो हेडिंग में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, calculation of standard electrode potential using two or more standard electrode potential। क्या लिखा भाई, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू और मोर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। भाई यहाँ में क्या बोला है, जैसे आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए भाई। जैसे मान लो लिखा है यहाँ में Fe+3 से Fe+2 में गया, ठीक है, तो इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है भाई ई नॉट, मान लो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, x वोल्ट। कितना वोल्ट है भाई, x वोल्ट। फिर ये Fe+2 से Fe में कन्वर्ट हो गया भाई, इस समय इनकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी है, y वोल्ट। और आपसे पूछेगा कि Fe+3 से Fe में जाएगा तो बताइए उसका रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? देखिए भाई, आप पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्या ये सबसे पहले आपको देख के पता चल रहा है क्या ये पूरी बैटरी लिखी गई है, क्या ये गैल्वेनिक सेल है क्या? गैल्वेनिक सेल में एक भाई ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा का रिडक्शन होता है। लेकिन आप यहाँ में ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ में देखिए क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। फिर यहाँ से यहाँ में भी क्या लिखा है भाई, रिडक्शन पोटेंशियल। और पूछा भी क्या जा रहा है, Fe+3 से Fe का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, E03 की वैल्यू क्या होगी। क्या बताइए, ये हमारा जो क्या यहाँ में आप फॉर्मूला लगाएंगे क्या, E0 सेल SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, नहीं भाई। भाई अगर मैं इसको अच्छे से लिख दूं भाई, अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है, देखिए यहाँ में ये क्वेश्चन दिया गया है कि Fe+3 से Fe+2 में जा रहा है और Fe+2 से Fe में जा रहा है, और इनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है x और इनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है y। तो बताइए Fe+3 से Fe का आपको बताना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो, यही क्वेश्चन है। क्या आप समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर क्वेश्चन मान लो ऐसा लिखा होता है भाई 2Fe+2 से, अगर मान लो ऐसा लिखा होता तो क्या हम इसका आंसर निकाल सकते थे? बताइए, क्या Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है, क्या ऑक्सीडेशन हो रही है? क्या 2 से 0 में जा रहा है, क्या रिडक्शन हो रहा है? मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो क्या इसकी जो सेल की पोटेंशियल निकालना होता तो हम लोग बोल सकते हैं कि E0 सेल SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। लेकिन यहाँ में ऐसा नहीं हो रहा है भाई, ये भी आधी बैटरी की वोल्टेज लिखा गया है, ये भी आधी बैटरी की वोल्टेज, और ये आधी बैटरी की ही वोल्टेज निकालनी है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये आधा बैटरी की वोल्टेज है, आधी बैटरी की रिडक्शन पोटेंशियल है, और ये भी आधी बैटरी की वोल्टेज है, और निकालना भी आधी बैटरी की वोल्टेज है। तो आप क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए ठीक है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। क्या आपको दिमाग में कुछ ख्याल चल रहे हैं कैसे कैसे करने से हो जाएगा? जैसे मान लो आप लोग यहाँ में सोच रहे होंगे भाई, जैसे यहाँ में ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने यहाँ में इसको ऐसे लिख दिया, और आप सोच रहे होंगे कि अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और ये 2 है, और भाई सोच रहे हैं ना इक्वेशन नंबर 1 है और 2 है, अगर ऐड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ऐड। अगर ऐड करेंगे तो +2 से +2 कट जाएगा, +3 से ये Fe कन्वर्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं भाई? तो क्या इनकी जो E3 नॉट होगा, इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा भाई,
E1 नॉट प्लस E2 नॉट के बराबर। अरे भाई हो जाएगा ना ऐसा। तो आप ऐसा जो सोच रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी E1 नॉट प्लस E2 नॉट के बराबर होगी, मतलब x प्लस वाई के बराबर होगा E3 नॉट, क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? अरे भाई सोचो कि आपको तो ये दो दिया है ना, ये तो निकालना है। क्या आप मुझे बताइए, क्या इसको ऐड करने से ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। लेकिन हमारा ई नोट सेल डायरेक्टली ऐड नहीं होता है, ई नोट सेल हमारा डायरेक्टली ऐड नहीं होता है, क्योंकि ई नोट सेल की जो वैल्यू होती है, देखिए ई नोट सेल आप ऐसा सोच रहे हैं कि ई नोट 3 की जो वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी, नहीं भाई इसके बराबर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है भाई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब हम लोग सेल की पोटेंशियल को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। मतलब ये हमारा क्या होती है? नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मैं जब आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे तो दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, एक एक्सटेंसिव, दूसरा इंटेंसिव। और भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मुझे मालूम है कि आप लोग भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जो अमाउंट को बढ़ा देने से वैल्यू बढ़ जाती है, अमाउंट को चेंज करने से उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, अमाउंट को बढ़ाने से उसकी वैल्यू बढ़ जाए, तो वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मैंने बोला कि मान लो हमने एक ग्लास लिया भाई, दो बोतल लिया, इसमें भी पानी है और इसमें भी पानी है, और इसको एक बड़ा कंटेनर में मिला दिया जाए, बताइए वॉल्यूम बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या आप वॉल्यूम को ऐड कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं भाई। जो रिजल्टेंट वॉल्यूम होगा वो क्या V1 प्लस V2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। भाई पहला एक ग्लास पानी था, दूसरा ग्लास पानी था, आपने दोनों को मिला के एक सोल्यूशन बनाया, तो भाई जो कंटेनर में जो पानी होगा क्या वो V1 प्लस V2 के बराबर होगा? क्या उनका जो मास होगा भाई M1 प्लस M2 के बराबर होगा? क्या उनके मोल N1 प्लस N2 के बराबर होगा? अरे भाई जिसको ऐड किया जा सकता है, जिसको चेंज करने से प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो वो क्या है? हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मैं बोलूंगा वो ग्लास का टेम्परेचर T1 था, दूसरा ग्लास का टेम्परेचर T2 था, तो बताइए उसका रिजल्टेंट सोल्यूशन का टेम्परेचर क्या T1 प्लस T2 हो जाएगा? भाई नहीं। अरे भाई टेम्परेचर कैसे ऐड हो पाएगा? अरे भाई अगर हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर का, मान लो ये घर है भाई, इसका हम लोग रूम टेम्परेचर बात करते हैं तो जनरली रूम टेम्परेचर कितना माना जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस। अरे भाई इसमें मैं 10 पार्टीशन कर दूं, क्या हर हर घर का रूम टेम्परेचर कितना ही रहेगा? 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? बताइए क्या इसकी डेंसिटी ऐड हो पाएगी क्या? भाई नहीं हो पाएगी। अरे भाई पहले भी पानी था और पानी की डेंसिटी कितनी थी? 1 ग्राम पर एम एल। फिर दूसरा भी ग्लास का डेंसिटी कितना था? 1 ग्राम पर एम एल। जब मिला देंगे तो डेंसिटी थोड़ी ना 2 ग्राम पर एम एल हो जाएगी भाई, तभी भी वो पानी ही तो है, और उसकी भी डेंसिटी कितनी होगी? 1 ग्राम पर एम एल। मतलब क्या ये वैल्यू ऐड हो रही है क्या? नहीं। क्या अमाउंट को बढ़ाने से इसकी वैल्यू बढ़ रही है क्या? चेंज हो रही है क्या? नहीं। तो इसको क्या बोला जाता है भाई? एक्स, क्या बोला जाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोला जाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बताइए, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो आपस में ऐड हो सकती है क्या? नहीं। लेकिन जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो आपस में ऐड हो जाती है। तो याद रखने वाली बात ये है, और रट लीजिए कि जो हमारा सेल का पोटेंशियल होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसी होती है भाई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो एडिटिव होगी या नॉन एडिटिव इन नेचर होगी? नॉन एडिटिव हो तो ऐड हो ही नहीं सकती। क्या आप समझ पा रहे हैं? लेकिन हम लोग जानते हैं कि मान लो एनर्जी तो ऐड हो जाता है भाई, एनर्जी क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब आपस में ऐड हो जाता है। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी है भाई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब गिब्स एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी है भाई? अगर हमें डेल्टा जी मतलब क्या होता है भाई? गिब्स एनर्जी, ये कैसी प्रॉपर्टी होती है? ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव। ये ऐड हो सकता है, लेकिन हमारा सेल का पोटेंशियल ऐड नहीं होगा। याद रखेंगे वो कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। अब ध्यान दो भाई, क्या ई नोट सेल में और डेल्टा जी नोट में कुछ रिलेशन होता है? अरे भाई होता है ना, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल होता है। अरे ये ऐड नहीं हो रहा है तो डेल्टा जी नोट तो ऐड हो जाएगा। अरे भाई डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनका रिलेशन डेल्टा जी नोट के साथ में लिख के और आपस में क्या कर लिया जाएगा भाई? ऐड कर लिया जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? आप ये बोल सकते हैं कि ई नोट 3 की जो वैल्यू होगी वो E1 नोट प्लस E2 नोट के बराबर तो नहीं होगी, लेकिन डेल्टा जी नोट की वैल्यू जो होगी डेल्टा G1 नोट प्लस G2 नोट के बराबर होगा। अगर मैं बात करूं कि इसका गिब्स एनर्जी G1 नोट है और इसका गिब्स एनर्जी G2 नोट है, जब आप रिएक्शन को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? डेल्टा G3 नोट बनेगा, और वो दोनों को ऐड किया जा सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? चलिए, क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रही है?
अरे भाई आ रही थी ना, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत पढ़नी है भाई। चलो भाई थोड़ा सा ध्यान दो, मैं लिख सकता हूँ क्या कि डेल्टा G3 नोट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा भाई, डेल्टा G1 नोट प्लस डेल्टा G2 नोट के बराबर होगा। गिब्स एनर्जी को ऐड किया जा सकता है, लेकिन आप सेल की पोटेंशियल को डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैसी प्रॉपर्टी है भाई, ये एक्सटेंसिव है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे नेचर की होती है, एडेटिव, वो ऐड की जा सकती है, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपस में ऐड नहीं की जा सकती है। मतलब डेल्टा E3 नोट का वैल्यू कभी भी E1 नोट प्लस E2 नोट के बराबर नहीं होगा। समझ पा रहे हैं क्यों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और वो कैसी होगी, नॉन एडिटिव। मैंने दो बात बोला याद करने के लिए, पहला इस सेल का पोटेंशियल कैसा होता है, इंटेंसिव, और डेल्टा जी कैसा होता है, गिब्स एनर्जी एक्सटेंसिव। अब बताइए डेल्टा G3 नॉट, अच्छा बताइए डेल्टा जी की फॉर्मूला क्या है भाई, माइनस एन एफ ई नॉट। अरे भाई एन एफ ई सेल होता है ना, अरे भाई अब बताइए G3 है तो यहाँ में इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है, 3, मतलब N3 लिखा जाएगा उसके लिए, और यहाँ में क्या लिखा जाएगा, E3 नॉट। और बताइए डेल्टा G1 नॉट को क्या लिखेंगे, माइनस N1F E1 नॉट लिखा जाएगा ना भाई, प्लस G2 नॉट को क्या लिखेंगे, माइनस N2F E2 नॉट। अरे भाई बोलिए ऐसा लिखा जा सकता है। अभी डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई नोट से माइनस एन एफ ई नोट से। तो यहाँ में G3 है तो यहाँ में 3 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे, और 2 है तो 2 लिखेंगे। F तो कांस्टेंट होता है, F तो फैराडे कांस्टेंट है। अब यहाँ में ध्यान दीजिए भाई, क्या बताओ यहाँ से माइनस और F को काट दिया जाए, क्योंकि यहाँ में देखेंगे तो क्या होगा भाई, माइनस माइनस यहाँ भी F है, माइनस यहाँ भी F है, माइनस यहाँ भी F है, क्लियर है ना भाई, क्या काट दिया जाए। चलो एक बार और लिख दिए, क्या माइनस N3F E3 नॉट इज इक्वल टू माइनस N1F E1 नॉट, पहले ध्यान से सुनेंगे, और माइनस N2F E2 नॉट, क्या यहाँ तक हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे भाई, माइनस और F को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, N3E3 नॉट इज इक्वल टू N1E1 नॉट प्लस N2E2 नॉट, होगा ना भाई। और ये एक रिजल्ट को याद रखना है, क्या 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 करना है भाई, याद रखना है कि बताइए N3E3 नॉट इक्वल टू क्या होता है भाई, अगर मान लो दो इक्वेशन है, अरे भाई दो इक्वेशन है, अरे भाई क्या कितना, दो इक्वेशन है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, N3E3 नॉट इज इक्वल टू N1E1 नॉट प्लस N2E2 नॉट। N1 क्या है भाई, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अब ये नहीं कि N3 का मतलब N की वैल्यू 3 नहीं है, समझ पा रहे हैं। बताइए N3 मतलब क्या, ये दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो ये बनेगा ना, ये बताओ इसमें यहाँ से यहाँ में जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 3, तो लिखेंगे 3, और इसकी वैल्यू निकालनी है E3 नॉट। N1 बताओ, E1 नॉट है ना भाई, 3 से 2 चेंज कितना का, 1, और E1 नॉट का वैल्यू कितना है, x, अरे भाई कितना है x। N2 बताइए यहाँ से 2 से 0 कितना का चेंज, 2 का, और E2 नॉट की वैल्यू कितनी है, y। तो बताइए यहाँ से E3 नॉट की वैल्यू क्या हो गई, x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3। अरे भाई क्या हो गई, x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3। Cu प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, देखिए भाई ये बहुत बार नीट में क्वेश्चन में, नीट का क्वेश्चन में आ चुका है, 2 से 3 बार, ध्यान दीजिएगा। अच्छा पहले देखिए ये क्या लिखा है भाई, रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है रिडक्शन, ये भी क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन। आधी बैटरी की वोल्टेज, आधी बैटरी की वोल्टेज निकालना भी आधी बैटरी की वोल्टेज, क्लियर है ना भाई। अरे भाई जो सिखाया गया था अभी वैसे ही होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सोल्यूशन कैसे करा जाएगा, फॉर्मूला तो आप लोग याद किए हैं भाई, क्या था, N3E3 नॉट, क्या था, N3E3 नॉट इक्वल टू N1E1 नॉट प्लस N2E2 नॉट। पहले ध्यान दीजिएगा, ये आपका टारगेट इक्वेशन है, इसको तो लाना पड़ेगा भाई, मतलब ऐड करके तो ये तो लाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ में बताइए जो हमारा Cu+1 है वो कहाँ में है भाई, रिएक्टेंट साइड में, और अगर हम इसको ऐड करते हैं तो Cu+ तो आएगा ही नहीं, अरे भाई आएगा रिएक्टेंट में नहीं। तो आप मुझे बताइए
क्या इक्वेशन नंबर जो 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है, क्या इसको रिवर्स करना पड़ेगा? अरे भाई क्योंकि हमको चाहिए Cu+1, और Cu+1 तभी मिलेगा जब इक्वेशन नंबर 2 को रिवर्स करना पड़ेगा। अरे भाई क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। अब मुझे बताइए भाई, ध्यान दीजिए, फर्स्ट में तो कुछ भी चेंज नहीं है भाई। Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर बनाएगा, और इसका E1 नॉट की वैल्यू 0.3 वोल्ट है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को रिवर्स कर दिए भाई, क्या लिख दिए? Cu+1, और यहाँ में क्या लिख दिया भाई? Cu+2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन। बताओ इसका E2 नॉट का वैल्यू कितना होगा? निगेटिव हो जाएगा। अरे भाई अगर इनका रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया ना, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? -0.1 वोल्ट। क्या आप समझ पा रहे हैं? अरे भाई समझ पा रहे हैं? अगर आप सोचो तुम ऐड करेगा तो क्या ये 2 से 2 कट जाएगा? क्या यहाँ में +1 बचेगा? यहाँ में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ में 1 इलेक्ट्रॉन, इधर आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या आ सकता है ना आप? तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करना है? क्या? N3E3 नॉट इज इक्वल टू N1E1 नॉट प्लस N2E2 नॉट। अरे भाई समझ पा रहे हैं? अरे भाई समझ पा रहे हैं? N3 मतलब जो टारगेट इक्वेशन है इसका, बताइए +1 से 0 चेंज कितना का? अरे भाई +1 से 0 चेंज कितना का? भाई सबको ध्यान से देखेंगे, N3 क्या है? जो टारगेट इक्वेशन है वो +1 से तो 0 में जा रहा है, तो चेंज कितना का आ रहा है? 1। तो बताइए उसमें कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? देखो आंखों से देखो भाई, 1। और इसकी E3 नॉट की वैल्यू निकालनी है तो E3 नॉट लिख दीजिए N1। बताइए N1 क्या होगा? ये कितना इलेक्ट्रॉन? 2। और E1 नॉट की वैल्यू कितनी है भाई? 0.3 प्लस N2 की वैल्यू बताओ, ये वाला, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? 1। कितना? 1। और E2 नॉट का वैल्यू कितना है? -0.1। तो वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? E3 नॉट का वैल्यू 0.6 माइनस 0.1, वैल्यू क्या हो जाएगा? E3 नॉट का वैल्यू क्या हो गया? 0.5। भाई बहुत बड़ा है। क्या क्वेश्चन समझ में आया है? अरे भाई टारगेट इक्वेशन को एक बार देखना है कि क्या इसको डायरेक्टली ऐड करने से आ पाएगा, और क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि इसको रिवर्स करके इसकी वैल्यू इसको वैल्यू ऐड करने से वैल्यू तो आएगा? क्या 0.2 ना आ जाएगा भाई? तो हम डायरेक्टली क्या ऐड नहीं करते हैं? सेल की पोटेंशियल डायरेक्टली ऐड नहीं करते। ठीक है, आप क्या ऐड कर सकते हैं? गिव्स एनर्जी। तो उससे हम लोग एक रिजल्ट मिला है, N3E3 नॉट इज इक्वल टू N1E1 नॉट प्लस N2E2 नॉट। क्लियर है ना भाई? क्वेश्चन था जो आप सॉल्व कर रहे होंगे, नहीं हो रहा होगा, तो आज पढ़ने के बाद बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। हम सेकेंड टॉपिक भी आज खत्म करेंगे। ये हम लोग का याद होगा आपको, चैप्टर नंबर 2 कौन सा टॉपिक चल रहा था? तो गैल्वेनिक सेल है ना, आज खत्म हो जाएगा। तो बताइए, हमने नर्स इक्वेशन में भाई, नर्स इक्वेशन में 4 एप्लीकेशन पढ़े थे, और वो चारों एप्लीकेशन से चारों टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दिया गया। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं? पहला क्या था बताइए? पहला में तो हम लोग का ई सेल कैलकुलेट कर रहे थे, पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन में ईओपी, ईआरपी, और थर्ड हाइड्रोजन को डीप करके क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे निकालना है, ये सारी क्वेश्चन हो चुकी है। एक और इस पे क्वेश्चन करा दिया जाए। OCl माइनस Cl माइनस E1 नॉट की वैल्यू 0.9 वोल्ट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताओ यहाँ में, अच्छा यहाँ में Cl का चार्ज -1 है क्या? नहीं। अरे भाई ये पूरा OCl का चार्ज -1 है। क्लियर है ना? तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप पहले n की वैल्यू, जैसे E1 है तो यहाँ में N1 की वैल्यू निकाल लो। N1 का वैल्यू कितना होगा? कितना का चेंज आ रहा है बताइए, कैसे निकालेंगे? बताइए Cl का, जैसे OCl -1 है तो यहाँ में क्लोरीन का चार्ज -1 नहीं है भाई, क्लोरीन का निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो जानते ही होंगे। अरे भाई जो चार्ज लिखा है वही तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीजन का कितना? -2, क्लोरीन का कितना? x इज इक्वल टू कितना है भाई? -1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 + 2, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो बताइए यहाँ में जो क्लोरीन का है, यहाँ में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई? 1। तो आप मुझे बताइए +1 से -1 में जा रहा है तो चेंज कितना का आएगा? 1 से -1। अरे भाई पहले 1 से 0 आएगा, फिर 0 से -1 में जाएगा, 2 जंप कर रहे हैं कि नहीं?
तो चेंज कितना का 2। अरे भाई बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर 1 माइनस माइनस 1 करने से तो वैल्यू 2 आएगी। तो क्या N1 की वैल्यू 2 है। और बताइए -1 से यहाँ में क्या हमें जा रहा है भाई 0, तो चेंज कितना का आएगा 1 का। तो N2 की भी वैल्यू कितनी हो गई 1। अब आप मुझे बताइए +1 से 0 चेंज कितना का भाई, +1 से 0 चेंज कितना का। तो N3 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे और बताइए क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E3 निकालना है। ठीक है, देखिए एक बार ये कहाँ में हो रहा है प्रोडक्ट में, और एक बार कहाँ में होगा भाई रिएक्टेंट में। तो क्या डायरेक्टली ऐड करने से कट जाएगा क्या। देखो जब भी तुमको ऐसा डाउट हो रहा है तो देखो रिएक्शन तो ऐसे ही लिखा है OCl माइनस से Cl माइनस जा रहा है, और Cl माइनस से किस में कन्वर्ट हो रहा है हाफ Cl2 में। और आपका जो टारगेट है वो क्या है भाई OCl माइनस से क्या करना है भाई Cl2 में ही तो निकालना है। इसका E1 नोट है, इसका E1 नोट की वैल्यू है दिया गया है, और इसका E2 नोट है, और इसका E3 नोट की वैल्यू तो निकालना है। तो अब बताओ क्या डायरेक्टली ऐड करने से तो ये कट जा रहा है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला इज N3E3 नॉट इज इक्वल टू N1E1 नॉट प्लस N2E2 नॉट। क्या आप समझे नहीं समझे पहले भाई ये बताइए, क्योंकि भाई CL कट ही जाएगा ना डायरेक्टली, डायरेक्टली ऐड करना है, इसमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बताइए N3 कितना है 1, E3 नॉट तो निकालना है, और N1 की वैल्यू कितनी है 2, E1 नॉट कितना है 0.94, N2 की वैल्यू कितनी है 1, और E2 नॉट कितना है -1.36। तो E3 नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.88 माइनस 1.36, बताइए कितना आता है 0.52 वोल्ट। N3 का वैल्यू जैसे देखिए यहाँ में OCl-1 है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1, +1 से वो कहाँ में जा रहा है भाई हाफ Cl2 में, कितना में 0 में। तो चेंज कितना का आएगा, चेंज तो कितना का आएगा 1 का। क्या भाई समझ पा रहे होंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन से ये भी हम लोग का गैल्वेनिक सेल का ही पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। कंसंट्रेशन सेल, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हमारा गैल्वेनिक सेल भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक ध्यान दीजिएगा। कंसंट्रेशन सेल किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। कंसंट्रेशन सेल भी एक गैल्वेनिक सेल ही जैसा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर मान लो ऐसा लिखा है जिंक Zn+2 और कॉपर +2 से कॉपर, ऐसा लिखा है भाई, तो बताइए ये कौन सा सेल है भाई डेनियल सेल। अरे भाई गैल्वेनिक सेल का कौन सा सेल है, गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल कौन सा है डेनियल सेल। यहाँ में देखिए एनोड किसका बना है भाई जिंक का, और कैथोड किसका बना है कॉपर का। अगर मान लो इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है, इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है, तो हम लोग क्या निकालते हैं ई नोट सेल, क्या निकालते हैं ई नोट सेल। फॉर्मूला इज SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ कैथोड, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। अगर मान लो इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है और इनका कंसंट्रेशन भाई 1 मोलर है, तो क्या निकालना पड़ेगा ई सेल, क्या निकालना पड़ेगा ई सेल। और ई सेल कैसे निकलेगा नॉस इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन से नॉस इक्वेशन से। लेकिन देखिए इसको हम लोग कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे क्या, नहीं। अरे भाई कंसंट्रेशन सेल किसको बोला जाता है भाई, अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन है भाई, अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, देखिए क्या भी एक गैल्वेनिक सेल है, क्योंकि यहाँ में ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ में रिडक्शन हो रहा है। अरे भाई एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होना चाहिए और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं क्या कंसंट्रेशन सेल। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा भाई, डिफरेंस तो इनका किसका आएगा भाई कंसंट्रेशन का। इनका कंसंट्रेशन कुछ अलग होगा और इनका कंसंट्रेशन भी कुछ अलग होगा। लेकिन देखिए कंसंट्रेशन सेल भी एक गैल्वेनिक सेल है, लेकिन उसमें खास बात क्या है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। दोनों में डिफरेंस कब आएगा, जब इसका कंसंट्रेशन दोनों का अलग अलग आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। जैसे अगर मान लो लिखा है भाई Cu+2 और Cu+2 से Cu, अगर इनका कंसंट्रेशन C1 है इसका C2 है, तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा सेल है भाई कंसंट्रेशन सेल, क्योंकि कॉपर का ही ऑक्सीडेशन और कॉपर का ही रिडक्शन हो रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं।
ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई देखो हमारा एनोड किसका है, जिंक का, और कैथोड भी किसका है, जिंक का। तो जब हम ई नोट सेल निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, ई नोट सेल, तो ई नोट सेल क्या होगा, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। अरे भाई एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, अरे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल और यहाँ में भी जिंक है, दोनों वैल्यू सेम सेम हो जाएगी, तो डिफरेंस कैसा आ जाएगा, जीरो। अरे भाई समझ पा रहे हैं। अरे भाई जब ई नोट सेल की वैल्यू निकालेंगे, ई नोट सेल की वैल्यू निकालेंगे, ई नोट सेल तो क्या हो जाएगा, एसआरपी ऑफ कैथोड, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। भाई एनोड में तो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन उसका भी लेना है एसआरपी, लेकिन इलेमेंट तो सेम ही है ना भाई, जिंक। अगर इलेमेंट सेम है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल और यहाँ में भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू तो सेम ही आएगी, क्योंकि इलेमेंट ही सेम है। अरे भाई दोनों वैल्यू तो सेम ही आ जाएगी, अगर मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो। तो याद रखना है कि जब भी हम बात करेंगे कंसंट्रेशन सेल, किसकी बात किया जाएगा, कंसंट्रेशन सेल की, तो उसमें क्या जीरो हो जाएगा भाई, ई सेल जीरो नहीं होगा, ई नोट सेल जीरो हो जाएगा। इसमें क्या जीरो हो जाएगा भाई, ई नोट सेल। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। अरे भाई मान लो ऐसे तुमको लिखा है, अरे भाई तुमको मालूम है कि ई नोट, जैसे अगर हम बात करें ई नोट जेड एन प्लस टू से जेड एन की वैल्यू है 0.6 वोल्ट, 0.74 वोल्ट, कितना है भाई 0.74 वोल्ट। बताओ इसका कौन सा पोटेंशियल लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। और बताइए, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, अरे भाई कैथोड क्या है, ये हमारा एनोड है और ये कैथोड है, तो बताओ इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.74। और एनोड में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन उसका रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि जिंक ही तो है ना भाई, 0.74, वैल्यू इज जीरो। अरे वैल्यू तो जीरो हो जाएगा ना। तुमको पता नहीं क्या सोच रहा है, क्योंकि इस केस में यहाँ में जिंक था, वहां में कॉपर था, इसलिए वैल्यू जीरो नहीं हो रही थी, क्योंकि कॉपर का कुछ अलग वैल्यू आएगा, जिंक का अलग वैल्यू आएगा, लेकिन यहाँ में इलेमेंट ही सेम है। अगर इलेमेंट ही सेम है तो दोनों वैल्यू तो सेम सेम आएगा, और सेम सेम आने का वजह से ई नोट सेल जीरो हो जाएगा। याद रखिएगा, दो बार, एक तो ई नोट सेल जीरो होता है, दूसरा बार ई सेल जीरो होता है। ई सेल जीरो कब होता है भाई, जब हमारा इक्विलिब्रियम आता है, वहां पे सेल की पोटेंशियल जीरो होता है। लेकिन ई नोट सेल जीरो तब हो सकता है जब हमारा कंसंट्रेशन सेल है, मतलब एक ही इलेमेंट का ऑक्सीडेशन और एक ही इलेमेंट का रिडक्शन हो जाए। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कंसंट्रेशन सेल क्या है भाई, कंसंट्रेशन सेल भी एक गैल्वेनिक सेल है, लेकिन एक ही इलेमेंट एनोड होता है और एक ही इलेमेंट का, एक ही एनोड जो एक ही एलिमेंट का बना होता है, कैथोड भी एक ही एलिमेंट का बना होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ पा रहे होंगे। जैसे एक और एग्जांपल भाई, जैसे मान लो लिखा है प्लेटिनम, मान लो यहाँ में क्या लिखा है भाई, क्या ये हमारा कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, कंसंट्रेशन से, क्योंकि यहाँ में बताइए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है भाई, और यहाँ में हाइड्रोजन का ही रिडक्शन हो रहा है। अगर मान लो इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होता और इसका 1 मोलर होता, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला कि इस समय हाइड्रोजन का प्रेशर P1 है, हाइड्रोजन का प्रेशर P1 है, और इनका H प्लस का कंसंट्रेशन C1 है, और इस समय इनकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी भाई, C2, और प्रेशर कितना हो जाएगा, P2। मैंने प्रेशर भी वेरी करा और कंसंट्रेशन भी वेरी करा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा, वो ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना, क्या ये कंसंट्रेशन से पता चल रहा है ना, कंसंट्रेशन से, और भाई एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन सेल। और जब भी बात होगी कंसंट्रेशन सेल का, तो क्या जीरो हो जाता है, ई नोट सेल जीरो हो जाता है। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, एनोड पे क्या हो रहा है बताइए। एनोड पे तो वही हो रहा है कि H2 2H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। और बताओ ये हाइड्रोजन क्या है भाई, गैस, और ये क्या है, एक्वस। इस समय इसकी प्रेशर कितनी है, P1, और इस समय इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C1। अब मैंने क्या लिखा, कैथोड लिखा, कैथोड में होता है रिडक्शन, तो क्या हो जाएगा बताइए, 2H प्लस दो इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। और इस समय H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, C2, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना है, P2। क्लियर है ना। अब दोनों रिएक्शन को क्या कर दिया जाए भाई, ऐड कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, ऐड। तो बताइए हमारा फुल सेल रिएक्शन क्या
aqueous gives 2H plus aqueous plus हाइड्रोजन गैस। लेकिन क्या दोनों कट जाएगा? नहीं, अलग अलग प्रेशर। इसका प्रेशर P1 और इनका कंसंट्रेशन C2 और इनका बताओ कंसंट्रेशन C1 और इनका प्रेशर कितना है? P2। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे और बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? 2। अरे भाई कट इलेक्ट्रॉन कितना रहा है? 2। अब बताइए हम लोग निकालना है नॉस इक्वेशन। क्या निकालना है भाई? नॉस इक्वेशन। बताइए नॉस इक्वेशन में क्या होगा भाई? ई सेल। क्या होगा भाई? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। क्या होगा? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग क्यू। क्यू क्या होता है भाई? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अरे भाई होगा ना? प्रोडक्ट में किसका बताइए? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, तो लिखा जाएगा क्या? C1 का कंसंट्रेशन। और ये प्रेशर है तो क्या लिखेंगे? क्या एक बार लिख दूं क्या भाई मैं? थोड़ा इधर देख लो। बताओ यहाँ में Q क्या होगा? Q कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का होल स्क्वायर। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का होल स्क्वायर। यहाँ में क्या है? प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ में जो कंसंट्रेशन है वो C1 का स्क्वायर इंटू P2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा भाई? C2 का स्क्वायर इंटू P1। ये वैल्यू आएगी, है ना? तो बताइए प्रोडक्ट में हमारा तो यही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई? C1 का स्क्वायर इंटू P2। और यहाँ में क्या होगा? रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा बताइए? क्योंकि आगे में 2 है तो पावर हो जाता है, तो C2 का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई क्या होगा? P1 हो जाएगा ऐसा। अब मुझे बताइए क्या ई नोट सेल कैसा आ जाएगा? 0। ई नोट सेल 0। तो हम लिखेंगे ई सेल की वैल्यू माइनस 0.03 लॉग क्या हो जाएगा भाई? C1 बाई C2 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई देखिए C1 का स्क्वायर इंटू P2 डिवाइड बाई C2 का स्क्वायर इंटू P1। अब देखो मैंने क्या करा, इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या ऊपर नीचे कर देना पड़ेगा। तो बताइए ई सेल की जो वैल्यू आएगी, ई सेल की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.03 लॉग C2 बाई C1 का होल स्क्वायर इंटू P1 बाई P2। क्या आप समझ पा रहे हैं? अरे भाई थोड़ा सा ध्यान दो, ई सेल की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? 0.03 लॉग C2 बाई C1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई P1 बाई P2। अब थोड़ा सा ध्यान दो भाई। अच्छा ये मान लीजिए यहाँ में 2 केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे? 2। अभी रुक जाइए, अभी कॉपी मत करेंगे भाई, थोड़ा सा ध्यान देंगे। बताइए ई सेल की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? तो 0.03 लॉग क्या था? C2 बाई C1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई P1 बाई P2। अब थोड़ा सा ध्यान दो। पहला केस 1, या तो देखो मैंने ये एग्जांपल इसलिए माना था कि ये वाला जो एग्जांपल था ना भाई, इसमें क्या हो रहा था? इसमें प्रेशर भी वेरी हो रही है और कंसंट्रेशन भी वेरी हो रही है। तो एक एग्जांपल से हम लोग दोनों समझ लेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा भाई? कंसंट्रेशन ही चेंज होगा, केवल क्या चेंज होगा? कंसंट्रेशन। अगर मान लो ये हाइड्रोजन का एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है क्योंकि इसमें प्रेशर भी आ रहा है। समझ पा रहे हैं ना? ज्यादातर क्वेश्चन किस में होगा भाई? जिसमें कंसंट्रेशन में वेरी किया जाए, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मान लो भाई इफ P1 का वैल्यू P2 के बराबर हो जाए, अगर प्रेशर सेम हो जाए, प्रेशर क्या हो जाए भाई? सेम। और हम बोल रहे हैं कि रिएक्शन को होना है स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन को क्या होना है? स्पॉन्टेनियस। अरे भाई बताइए जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है तो सेल की पोटेंशियल कैसी होती है? ग्रेटर देन 0। अरे भाई जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस जैसे मान लो इसके अंदर में एक बैटरी लगा है और मैं पढ़ा रहा हूँ तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज मतलब डिस्चार्ज स्पॉन्टेनियस हो रही है। कैसी हो रही है भाई? स्पॉन्टेनियस। तो उस समय उसकी सेल की जो पोटेंशियल होगी वो कैसी होगी भाई? पॉजिटिव। जब कोई भी बैटरी अपने आप से काम कर रही होती है, स्पॉन्टेनियस काम कर रही होती है, तो उसका पोटेंशियल कैसा होता है? ग्रेटर देन 0। कैसा होता है भाई? ग्रेटर देन 0। तो बताइए जब रिएक्शन कैसा है भाई? स्पॉन्टेनियस है, तो सेल का पोटेंशियल 0 होना है, ग्रेटर देन 0 होना है। क्या होना है भाई? ग्रेटर देन 0। और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब आएगा भाई? और ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब बताओ C2 की वैल्यू ज्यादा हो या C1 का वैल्यू ज्यादा हो? C2 का वैल्यू मतलब जब कंसंट्रेशन, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर C2 का कंसंट्रेशन C1 से ज्यादा है, अरे भाई C2 का कंसंट्रेशन C1 से ज्यादा है, उस समय हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा ये बताओ C2 का जो कंसंट्रेशन है वो कैथोड वाला है या एनोड वाला है?
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखो, क्या तुमने C2 किसको माना था? ये हमारा कैथोड होगा कि नहीं? और ये हमारा क्या है भाई? एनोड। तो अब आपको याद क्या रखना है? अरे भाई आपको याद क्या रखना है? थोड़ा सा ध्यान देना। सीसी याद रखना है, कैथोड का कंसंट्रेशन। अगर कैथोड का कंसंट्रेशन हो जाए ज्यादा तो रिएक्शन हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे देखो भाई, अगर मान लो लिखा है जी Zn+2 और यहाँ में लिखा है Zn+2 Zn और इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है और इसकी 1 मोलर है, बताओ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये है एनोड और ये है कैथोड और कैथोड का कंसंट्रेशन हो जाए ज्यादा। कब ऐसा? जब हमारा कंसंट्रेशन सेल हो। कैसा सेल हो भाई? कंसंट्रेशन सेल। अरे भाई जब सेल है कंसंट्रेशन सेल, मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, तो उस समय अगर आपसे पूछा जाए बताइए ये जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ट्रिक क्या है? अरे भाई ट्रिक क्या है? कैथोड का कंसंट्रेशन ज्यादा तो रिएक्शन हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। तो बताइए, देखो ये हमारा एनोड है और ये है कैथोड, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है, इसका 1 है। अरे भाई ये वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा भाई? स्पॉन्टेनियस होगा। और इसकी सेल की पोटेंशियल ग्रेटर देन जीरो आएगी। क्या आएगी भाई? ग्रेटर देन जीरो। नहीं समझे? अच्छा थोड़ा सा ध्यान दो भाई, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर मान लो ये है भाई 0.1 मोलर और ये भाई 0.001 मोलर, क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा? क्या ये है कैथोड और ये है एनोड? कैथोड का कंसंट्रेशन हो गया कम, अरे भाई ये क्या हो गया? कम। अगर कैथोड का कंसंट्रेशन कम होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, और रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो कैथोड का कंसंट्रेशन को ज्यादा होना पड़ेगा। अरे भाई समझाए क्या? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये आपको समझ में आनी चाहिए भाई। चलिए केस नंबर 2। अरे भाई अब मान लो कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, ज्यादातर क्वेश्चन यही आएगा भाई, कंसंट्रेशन ही चेंज करेगा। अब आपको कंसंट्रेशन सेल दे देगा और रिएक्टेंट का मतलब एनोड का कंसंट्रेशन कैथोड का दे देगा, बोलेगा बताइए कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा? तो जिस केस में कैथोड का कंसंट्रेशन ज्यादा उस केस में रिएक्शन हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। ठीक है, याद रखेंगे, कैथोड कंसंट्रेशन ज्यादा रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस। अब देखिए आपने क्या करा भाई, कंसंट्रेशन को बराबर कर दिया। अगर कंसंट्रेशन बराबर होगा तो ये हो जाएगा भाई, तो यहाँ में क्या बचेगा? लॉग के अंदर में बचेगा सिर्फ और सिर्फ P1 P2, P1/P2 बचेगा ना। तो आप मुझे बताइए, रिएक्शन को होना है स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस होगा तो ई का सेल, ई सेल क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। और भाई सेल का पोटेंशियल को बनाना है पॉजिटिव, तो P1 ज्यादा या P2 ज्यादा? P1। भाई ध्यान दीजिएगा, P1 किसका प्रेशर है? अरे भाई P1 किसका? एनोड का प्रेशर। P1 किसका प्रेशर? एनोड का प्रेशर। तो अगर मान लो रिएक्शन दिया है जिसमें प्रेशर वेरी कर रही है और वो है कंसंट्रेशन सेल, तो उस समय एनोड का प्रेशर ज्यादा और कैथोड का प्रेशर कम, तब हमारा हो जाएगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। क्या तुम समझा नहीं समझो भाई? कॉपी कर हो गया क्या? कॉपी ये वाला साइड कॉपी हो गया, ठीक है, हो गया होगा शायद। ठीक है। देखिए आपका ये क्वेश्चन है और निकालना क्या है भाई? ई सेल। क्या निकालना है? ई सेल। देखिए आप ये कौन सा सेल है भाई? कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल है क्योंकि कैथोड और एनोड एक ही एलिमेंट का बना हुआ है। दोनों में लेकिन क्या डिफरेंस है बताइए? दोनों में डिफरेंस क्या है? कंसंट्रेशन। अच्छा बताइए दोनों का कंसंट्रेशन क्या है? डिफरेंट है। तो बताइए आपको सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बताइए। अच्छा बताओ यहाँ में चेंज कितना का है? दो। और यहाँ में भी चेंज कितना का है? दो। सेम सेम चेंज है ना? तो मतलब यहाँ में दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, आप बताइएगा। अच्छा ये CO जो है भाई, CO तो कहाँ में होगा भाई? रिएक्टेंट में। लेकिन CO+2 का ये जो कंसंट्रेशन होगा वो कहाँ में होगा? प्रोडक्ट साइड में। और भाई ये जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ में है?
प्रोडक्ट में। और ये जो CO+2 है वो कहाँ में, कंसंट्रेशन किस में होगा, रिएक्टेंट में। ये जो कंसंट्रेशन किस में है, रिएक्टेंट, क्योंकि CO+2 रिएक्टेंट में होगा और CO प्रोडक्ट में होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? और निकालना है ई सेल, तो बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा भाई, एन का वैल्यू 2 लॉग क्यू, क्यू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है 0.001 डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.1 मोल। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? ये होगा, ये जो होगा ना CO+2 वो प्रोडक्ट में हो जाएगा और ये CO+2 रिएक्टेंट में हो जाएगा। भाई बता दीजिए, ऐसा हो जाएगा ना? ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, अभी ना बताया था कंसंट्रेशन सेल है तो ई नॉट सेल कितना होता है, 0। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ में 0.03 लॉग किससे मल्टीप्लाई कर दिए थे भाई, 10⁻³ से। तो यहाँ में क्या हो जाएगा 1/10², 1/100 हो जाता नीचे, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻²। तो बताइए ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.03 -2 log 10। तो सेल की पोटेंशियल 0.06 वोल्ट। एक और लास्ट क्वेश्चन, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई, घंटी भी बच गई है ना। देखिए भाई इस केस में क्या है कि दोनों का प्रेशर कितना है 1 atm, लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है। और आप मुझे बताइए ये कंसंट्रेशन को देखते हुए क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है क्या? कैथोड का कंसंट्रेशन ज्यादा तो रिएक्शन हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, -3 -5 ये ज्यादा है ना, ज्यादा है मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो आप मुझे बताइए एनोड में क्या हो रहा है भाई, H2 जो 2H+ में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और यहाँ में H+ आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 है। प्रेशर तो कितना है भाई 1 atm। कैथोड में क्या होगा बताइए, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 में। यहाँ में भी इसका प्रेशर कितना है 1 atm, लेकिन इस समय इसका कंसंट्रेशन कितना है 10⁻³ मोलर। जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, H2 + 2H+ gives 2H+ + H2। देखिए यहाँ में दोनों का प्रेशर 1 atm है तो प्रेशर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में तो सेम ही है। क्या आप समझ पा रहे हैं, प्रेशर क्या है, सेम है। ठीक है, प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। तो फॉर्मूला क्या होगा बताइए, ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा भाई, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग क्यू। अच्छा बताइए लॉग किसका कंसंट्रेशन भाई, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट में कितना है, क्या प्रेशर लिखना है क्या, नहीं, ये भी 1 atm है और ये भी 1 atm है। तो बताओ प्रेशर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन 10⁻⁵ का स्क्वायर, और यहाँ में क्या हो जाएगा 10⁻³ का स्क्वायर। और ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0। और ये क्या हो जाएगा भाई 10⁻⁻10 और ये हो जाएगा 10⁻⁻6। तो वैल्यू क्या हो जाएगी -0.03 लॉग 10⁻⁻10 + 6 हो जाएगा ना। कितना आता है 10⁻⁻4, ऐसे बताना था आप लोगों को। 0.03 और -4 आ गया बाहर, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.124। समझ पा रहे हैं? तो आज की क्लास में हमारी गैल्वेनिक सेल कंप्लीट हो गई। इस गैल्वेनिक सेल में जो कैलकुलेशन होता है वो नास इक्वेशन पे होता है। ऐसे कैलकुलेशन में 5 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है।
जो 5 टाइप, ये 5th वाला टाइप वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।